सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम दादी माँ पृष्ठ संख्या 8 से आरंभ करेंगे। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। यहाँ शादी वाली रात की अगली सुबह का जिक्र किया गया है और जब लेखक बाहर जाता है तो देबू की माँ कहती है, कल वाला बच्चा। इसके बाद लेखक वहाँ से इतनी तेजी से भागता है और सीधा जाकर अपने दादी माँ के पास छुप जाता है। आमतौर पर जब हम कोई अपराध करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो अपने दादी की छाया या शरण में चले जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है अभयदान मिल गया, अर्थात अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यहाँ लेखक अपने दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कह रहा है और कह रहा है कि आज इतने साल बीत गए हैं, दादी माँ के साथ बिताए हुए हर एक पल कितने अच्छे से याद आते रहते हैं आज भी। लेखक यह भी कह रहा है कि दादी माँ को अच्छे से पता था कि परिस्थितियाँ कैसे हमें सूखे पत्ते के समान नचाती रहती है। जैसे हवा के झोंके से पत्ते नाचने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, ठीक वैसे ही परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य भी गोल गोल नाचते रहता है। दादाजी के मर जाने के बाद दादी माँ हमेशा उदास बैठी रहती थी। उन्हें संसार एक धोखा लगता था, क्योंकि उनको स्वयं दादाजी ने धोखा दिया था, यह कहकर कि मेरी मृत्यु बाद में होगी और तुम्हारी पहले, अर्थात तुम सुहागन विदा होगी। किंतु वे पहले चले जाते हैं, जिस कारण उनको संसार एक धोखा मालूम होता है। और दादाजी के मृत्यु के बाद भी ऐसे मित्रों की बढ़ोतरी हो गई जो मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात सामने सामने से अच्छा अच्छा कहते और बाद में या पीठ पीछे उन्हें बुरा कहते। दादा के मृत्यु के बाद दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने बहुत सारा उधार पैसा ले लिया था, जिस वजह से लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यहाँ लेखक यह कह रहा है कि दादाजी के मृत्यु के बाद दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। उन्हीं दिनों की एक घटना का जिक्र लेखक ने किया है कि माघ के दिन थे, अर्थात ठंडे का मौसम था। कड़ाके का जाड़ा पड़ा था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। ऊपर से पछुआ अर्थात पश्चिम से आने वाली हवा जो हड्डियों तक को ठंड पहुंचाने लगती। एक रोज शाम को लेखक देखता है कि दादी माँ गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में संदूक पर एक दिया जलाती है और हाथ जोड़कर बैठ जाती है। उनकी स्नेह भरी आंखों में ममता ही देखा था, परंतु उस दिन लेखक उनकी आंखों में आंसू देख रहा है। लेखक वहाँ
बहुत देर तक बैठा रहता है और जब दादी माँ आँख खोलती है तो लेखक कहता है, दादी माँ। क्यों रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ कहती है। लेखक पूछता है, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखने लगता है। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक यही सवाल कर रहा है कि तुम रो रही थी। दादी माँ मुस्कुरा कर कहती है कि तुम पागल हो, तुमने खाना नहीं खाया, चलो तुमको मैं खाना खिला दूँ। दादी से लेखक कह रहा है कि पहले धोती तो बदल लो, धोती गीली है, कहीं सर्दी वर्दी ना लग जाए। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। दादी माँ कह रही है कि मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती और लेखक को खींचकर रसोई में ले जाती है खाना खिलाने के लिए। सुबह लेखक देखता है कि उसके पिताजी चारपाई पर बैठे हैं और किशन भैया भी मन मारे अर्थात मन उदास मारे कुछ सोच रहे हैं। दोनों आपस में यही बातें कर रहे हैं कि दूसरा और कोई उपाय नहीं है, अब हमें कोई रुपया नहीं देता और बहुत लोगों का किराया या बकाया अभी भी बाकी है। पिताजी जैसे रोने रोने जैसे हो गए। क्यों रोता है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। जब लेखक के पिता रोने रोने से हो जाते हैं तो दादी माँ कहती है कि रोता क्यों है, और उसके माथे को सहलाते हुए कहती, अभी मैं जिंदा हूँ। फिर उसके बाद संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ लाकर दे देती है और कहती है कि यह तेरे दादाजी ने मुझे कंगन पहनाया था और इस वजह से पहनाया था कि मुसीबत के समय या विपत्ति के समय यह कंगन काम आ सके। दरअसल वो कंगन सोने का था। इतना कहते कहते दादी माँ का गला भर आता है और कहती है, मैंने इस कंगन को कभी पहना नहीं, इसको संभाल के रखा था, यह हमारे वंश की निशानी है। और आंसू पोंछ कर कहती है कि पुराने लोग यानी पहले के लोग अगला और पिछला सब सोच लेते थे, भाप लेते थे, जान लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मत बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जब दादी माँ सोने के कंगन लेखक के पिता को सौंपती है तो ऐसा लगता है लेखक को कि दादी माँ सचमुच में श्राप भ्रष्ट देवी है, अर्थात श्राप से मुक्त करने वाली देवी है। और यह सारी छाया, यह सारी छवि उसके सामने से विलीन होने लगती है, अर्थात खत्म होने लगती है। लेखक अब वर्तमान स्थिति में है। उसे होश आता है कि वह देख रहा है कि दिन काफ़ी चढ़ा है, अर्थात दिन बहुत बढ़ गया है। हाँ, पास के ही खजूर के पेड़ से एक काला कौवा अपनी घिनौनी गंदी नज़र से मेरी खिड़की पर बैठ गया है। लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है और उसका हाथ काँप रहा है। जो स्मृति थी, जो यादें थी, वह चींटियों की कतार से धीरे धीरे अब धूमिल हो रही है, अर्थात जो यादें थी दादी माँ के साथ बिताई हुई, वो सारी यादें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेखक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मन हमेशा उसका बार बार यही पूछ बैठता है कि क्या वाकई में मेरी दादी माँ अब नहीं रही? मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा सबको।
ठीक है, धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।